खाली ही हो, वो बहुत सारे खराब कानून बना सकते हैं। तो सेकंड हाउस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाद में पता चला ये तो बहुत अधिक नुकसानदायक है। कार्यपालिका का सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे भी लोग आ सकते हैं। तो कार्यपालिका को अच्छा विचार विमर्श देने की कोई संस्था नहीं होगी। प्रथम सदन निरंकुश हो सकता है। एक आरोप लगता है कि भैया प्रथम सदन निरंकुश हो जाएगा, मनमानापन करेगा, दूसरा सदन रहेगा नहीं, ये भी एक समस्या है। अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, एक समस्या। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग देश की सेवा तो करना तो चाहते हैं लेकिन वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, उनकी प्रतिभा का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ये सारे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप एक पक्षीय व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में चलते हैं। कुछ लोगों का है कि द्वितीय सदन रहता है तो कानून निर्माण पे लंबा विचार विमर्श होता है, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, इस नाते द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ज्यादा अच्छी है। लंबी लंबी बहसें होती हैं, जन भावनाओं का व्यक्त होता है, लोकतंत्र की भावनाओं का विकास होता है, जनता में समझ बढ़ती है, यदि कानून में कोई त्रुटि है तो उसकी त्रुटि दूर हो जाती है। ये सब चीज द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में ही संभव है। इस नाते एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे लास्ट में कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को पूरी दुनिया में अच्छा नहीं माना जा रहा है, कुछ अपवाद में ही देशों में है। अगर देश बहुत छोटा है और विविधतापूर्ण नहीं है, छोटा भी है और विविधतापूर्ण नहीं है, तब तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कार्य कर सकती है। लेकिन अगर देश बड़ा है, उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जाति की, संस्कृति की, भाषा की, धर्म की, तो ऐसे में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही पूरी दुनिया में चल रही है, ज्यादा उनकी मांग है और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी उस व्यवस्थापिका जहां द्विसदन हो, जैसे भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। भारत की संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, सीनेट। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा। तो अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अच्छी होती है, बुरी होती है, तो इस पे हमें चर्चा करना है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण और दोष, इस पे चर्चा करना है। एक सदनात्मक के बाद द्विसदनात्मक। तो देखिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अच्छी होती है। इसका पहला गुण है कि सदन 2 हो। कि पहला कि प्रथम सदन के भूल में सुधार। मान लीजिए प्रथम सदन के चुने हुए प्रतिनिधि, अक्सर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जन भावनाओं को लेकर आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जनता के प्रथम सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कितना योग्य होंगे, यह बड़ा कठिन प्रश्न है। खास हम अपने देश में देख लें तो कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई बढ़िया भोजपुरी गाना गा रहा है, आ गया, कोई फिल्म स्टार है, हवा हवाई आ गया। अब वो राजनीतिक चीजें क्या जानेगा। पार्टियां भी लुभाने के लिए ऐसे ऐसे खौरों को टिकट दे देती हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनाव में जीत जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और तो और आपको बताऊं कि बड़े बड़े मंत्री पद दे देंगे, ये बड़ी। और अगर उनमें कोई भूल कानून निर्माण में हो रही है तो उसको कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। तो उसको रोकने का काम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका करती है। यानी जन भावनाओं का निर्माण, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जन भावनाओं का निर्माण करती है। जब प्रथम सदन से कोई विधेयक पास होता है, द्वितीय सदन में जाता है, दूसरी सदन में प्रायः योग्य और प्रतिभाशाली लोग आते हैं, वो चुने हुए लोगों से ज्यादा प्रतिभावान होते हैं। प्रायः की बात मैं कर रहा हूं, सब नहीं। इस नाते उसमें लंबे विचार विमर्श के बाद जनता में ये चीजें जाती हैं और जनता उस कानूनों के संदर्भ में अच्छे से विचार विमर्श कर लेती है। दूसरा, प्रथम सदन के निरंकुशता पे रोक। प्रथम सदन में मनमानापन करने की, निरंकुशता होने की प्रवृत्ति आ सकती है, द्वितीय सदन उस पर रोक लगा सकता है। प्रथम सदन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, बिल्कुल नई भावना लेके आते हैं, तो अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई मनमानापन कर रहे हैं तो उस पर रोक लगेगी।
एक बहुत बड़ा काम होगा। तीसरा, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। प्रथम सदन में बहुमत के शासन के आधार पर चुनाव जीतना बड़ा कठिन होगा। द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में हम अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, क्योंकि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, तो उनको भी स्थान मिल सकता है, जो प्रथम सदन में संभव नहीं है। चौथा, ऐसे लोग जो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, प्रतिभा संपन्न लोगों का सदन। प्रतिभा संपन्न लोगों की प्रतिभा का प्रयोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन चुनाव के झंझट से दूर रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार है कि 12 लोग राज्यसभा में वो मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, जो विभिन्न कला के हों, संस्कृति के हों, क्षेत्र के हों, वैज्ञानिक हों। तो ऐसे लोगों की भी प्रतिभाओं का, जो प्राय राजनीति के अखाड़े से दूर रहते, उन्हें भी देश में उनकी क्षमता का, उनकी प्रतिभा का लाभ सदन को मिल जाता है, देश को मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा काम है कि सभी कार्य विभाजन एवं जन्म स्वतंत्रता की रक्षा। कार्य विभाजन, प्रथम सदन बहुत सारा काम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे करता है, जो थोड़ा हल्का कार्य होता है वो द्वितीय सदन में को दे दिया जाता है, जिससे प्रथम सदन को अपनी प्रतिभा क्षमता दिखाने का ज्यादा अवसर मिलता है। खास करके ऐसे विधेयक जिन पे कोई ज्यादा विवाद ना हो, कोई ज्यादा समस्या ना हो, उनको द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है पहले कि वहां पास हो, और फिर फर्स्ट हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस भी उसे पास कर देता है। उससे फायदा क्या होता है कि प्रथम सदन को अपनी प्रतिभा और क्षमता, अपना कार्य, अपने समय को अच्छे कानूनों में लगाने का, विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता है। तो एक तरह से कार्य विभाजन हो जाता है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो प्रथम सदन देखे, और ज्यादा कम महत्वपूर्ण विधेयक है उन्हें द्वितीय सदन में पेश किया जाए, वहां चर्चा पर चर्चा करा लिया जाए, वहां से पास करा लिया जाए, फिर प्रथम सदन में आए। तो ये ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, स्वतंत्रता की रक्षा। जो प्रथम सदन है वो बहुत सारा ऐसा कार्य कर लेता है जिससे लगता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो समाज के बहुत कम लोग हैं जिनकी संख्या है, उनकी भी रक्षा करने का कार्य द्वितीय सदन करता है। ये द्वितीय सदन की बहुत बड़ी उपलब्धता है। अगला है कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। कार्यपालिका में प्रायः कभी कभी ऐसा हो जाता है, गैटल का मानना है, एक विद्वान है गैटल, इनका मानना है कि द्वितीय सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रथम सदन, द्वितीय सदनात्मक व्यवस्थापिका कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। इसमें होता क्या है कि कभी कभी कार्यपालिका को प्रथम सदन से बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल पाता है, प्रथम सदन के लोग उनकी नीतियों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो हर विरोध करने लगते हैं, वो हमेशा कार्यपालिका को परेशान करने लगते हैं। लेकिन द्वितीय सदन के लोग बहुत ही अनुभवी, प्रायः मैं कह रहा हूं, योग्य होते हैं। अगर उसमें भी कार्यपालिका को सपोर्ट मिल गया तो कार्यपालिका को अपनी नीतियां लागू करने में, अपनी नीतियां लाने में बहुत बल मिलता है। लगता है कि भाई अब जिस पे ठीक से चर्चा होनी चाहिए, ठीक से बात होनी चाहिए, अगर द्वितीय सदन समर्थन कर रहा है तो कुछ बात तो है। तो कार्यपालिका को अपने कार्य करने का कोई ऐसा विचार जो प्रथम सदन नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रथम सदन में कौन कौन आ जाएंगे, डांस करते करते आ गए, गाना गाते गाते आ गए, कोई भरोसा नहीं है कितना % योग्य आएंगे। लेकिन द्वितीय सदन में तो है, बहुत ही विशेष लोग आ पाते हैं, प्रतिभा संपन्न। लोकप्रियता भले ना हो लेकिन प्रतिभा तो द्वितीय सदन में होगी। तो उससे कार्यपालिका को बड़ा बल मिलता है और संघ राज्य के लिए आवश्यक, संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक। एक प्रश्न उठता है कि जहां संघीय शासन प्रणाली है वहां द्वितीय सदन बहुत आवश्यक है, क्योंकि द्वितीय सदन में उनका प्रतिनिधित्व होता है। खासकर जैसे आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में
वहाँ के संसद के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व है। जैसे अमेरिका के सेकेंड हाउस जो सीनेट है उसके वहाँ राज्य इकाइयाँ 50 हैं, तो हर इकाई से 2 लोग आते हैं, यानी वहाँ के सीनेट की संख्या 100 है। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन कि बराबर आए, लेकिन हमारे यहाँ भी राज्यसभा में इकाई राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। संख्या बराबर नहीं है, संख्या कम अधिक है, लेकिन व्यवस्था है। तो संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है कि द्वितीय सदन में उनका प्रतिनिधित्व मिले, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखें, द्वितीय सदन जो है बहुत अनुभवी लोगों का सदन है। सदन जनमत निर्माण में सहायक है। जनमत निर्माण में सहायक, एक चीज में जनमत निर्माण में सहायक, जब कोई कानून प्रथम सदन में आता है और जनमत निर्माण में सहायक, प्रथम सदन उस पर ठीक से चर्चा नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए द्वितीय सदन में गया या प्रथम सदन ने पास कर दिया, या प्रथम सदन उसको नहीं ठीक से समझ पा रहा है और उस पर द्वितीय सदन में ही वो विधेयक लाया गया, कोई जरूरी नहीं कि प्रथम सदन में ही लाया जाए। कार्यपालिका को लगता है कि द्वितीय सदन में लाया जाए, द्वितीय सदन में लाया गया, बहुत बढ़िया से उस पर विचार विमर्श हुआ, चूंकि वहाँ ज़्यादा प्रतिभा संपन्न लोग हैं, तो इससे पूरे देश में जनमत तैयार होता है उस कानून के पक्ष में। तो यदि कार्यपालिका को लगता है कि हमारा ये प्रस्ताव विधेयक प्रथम सदन नहीं ठीक से समझ पा रहा है, तो उसको दूसरे सदन में ला सकती है। दूसरे सदन में लाएंगे, खूब बढ़िया उस पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रतिभा संपन्न लोग हैं। इस नाते अगर जनता ज़्यादा उससे प्रभावित होगी तो मजबूरी है कि भाई प्रथम सदन भी उस पर अपनी मोहर लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि जनता के भावनाओं को, इच्छाओं को तो आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते हैं। तो इससे कार्यपालिका को अपने ऐसे विधेयक जो प्रथम सदन नहीं समझ पा रहा है, द्वितीय सदन में लाने से काफ़ी उन्हें अच्छा होता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया है। कार्य विभाजन एक बहुत बड़ी बात है कि कार्य विभाजन और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, कार्य का बंटवारा हो जाता है, आपने देखा ही, और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो ये एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के बहुत सारे गुण हैं। अब रही बात दोष, पहला लोकतंत्र के विरुद्ध। दोष का मतलब हुआ कि पहला के लोकतंत्र के विरुद्ध। प्रथम सदन जनता का चुना हुआ सदन है, उसके भावना विचारों पर कोई रोक लगाए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रथम सदन में आते हैं, उनके बात को कोई रोक दे, अरे भैया आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल, अब उनकी बात आप रोक रहे हैं, तो आलोचक कहते हैं ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। दूसरा, अधिक खर्चीला। प्रथम सदन अधिक खर्चीला और द्वितीय सदन दोनों रहेंगे, ज्यादा खर्चीला होगा। समय की बर्बादी, पहले हम खर्चीला की बात कर लें कि अधिक खर्चीला होगा। भाई एक सदन है तो कम खर्चा है, कम पैसा लग रहा है, दूसरा सदन भी है, अधिक खर्चीला। तो अधिक खर्चीला है, ज्यादा खर्च होगा, दोनों सदन चलाने में ज्यादा पैसा खर्च होगा, टीएडीए, वेतन, तमाम पैसा खर्च होगा। इस नाते इसके आलोचक कहते हैं कि दूसरे सदन को बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, या ये ठीक नहीं होता। एक और बात है समय की बर्बादी। अगर कोई विधेयक फर्स्ट सदन ने पास कर दिया, दूसरा सदन उसमें लगा हुआ है कि बस टांग पे टांग अड़ाना, रोकना, तो अब जब बार बार आप रोकेंगे तो समय बर्बाद होगा, ये ठीक नहीं है। और जन कल्याणकारी कार्यों का विलंब होना, जन कल्याणकारी कार्य पर रोक। अगर जन कल्याण के कार्य पर रोक, अगर प्रथम सदन कोई जनता का सदन है, कोई जन कल्याणकारी कार्य योजना लेके आ रहा है, द्वितीय सदन बार बार टांग अड़ा रहा है, तो कहेगा भैया छोड़िए जाएं दीजिए, ऐसा विधेयक लाने से छोड़िए जाएं दीजिए, क्या फायदा। और खास करके उसका बहुमत सेकंड हाउस में ना हो, कोई जरूरी नहीं जिसका फर्स्ट हाउस में बहुमत हो उसी का सेकंड हाउस में हो, खासकर संसदीय शासन में या किसी भी शासन में। अब जैसे मान लीजिए मोदी जी जब नया नया पीएम बने तो सेकंड हाउस में उनका बहुमत नहीं था, फर्स्ट हाउस में था, अब तो सेकंड हाउस में हो गया है। तो अगर फर्स्ट हाउस को, अगर कार्यपालिका को लगता है कि हम कोई विधेयक ला रहे हैं, सेकंड हाउस बार बार रोक रहा है, तो ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों को रोक रहा है, तो वो उदासीन हो सकता है। प्रथम सदन की उदासीनता, प्रथम सदन उदासीन हो सकता है कि भैया क्या फायदा बार बार कानून लाने से, लाते हैं, सेकंड हाउस रोक देता है, इस नाते छोड़िए जाने दीजिए, हमको अब क्या करना है। एक विधेयक मोदी जी बहुत पहले लाना चाहते थे, लेकिन प्रथम सदन में उनका बहुमत था, अनुच्छेद 370। पूरे भारत में किसी माई के लाल में दम नहीं था कि यह विधेयक की चर्चा कर पाता, सिर्फ बीजेपी सरकार को छोड़ के।
लेकिन मोदी जी ले आए बाद में, क्योंकि उनका बहुमत बाद में मिला सेकंड हाउस में। वो भी बहुत बढ़िया नहीं था स्थिति, लेकिन फिर भी ये उनका कुशल नेतृत्व था कि वो 370 को पास करा लिए। नहीं तो बार बार अच्छा विधेयक चाह के भी खास नहीं आ पाता है कि भाई सेकंड हाउस पता नहीं समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगला है ये अंधारवादी गढ़, अंधारवादी गढ़ कहा जाता है कि जो कंजर्वेटिव लोग हैं, अंधारवादी लोग हैं, वो सेकंड हाउस में आते हैं। बहुत सारे परिवर्तन नहीं चाहते हैं। फर्स्ट हाउस में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नई सोच, नई विचार के आते हैं, ये अंधारवादी होते हैं। मतलब कल ये कि रूढ़िवादी विचारधारा का गढ़, ज्यादा अच्छा शब्द है, रूढ़िवादी विचारधारा का गढ़। यहां ज्यादातर जो लोग आते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी विचारों का गढ़, नो चेंजर, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को इसमें लाया जाता है, ये ठीक नहीं है। अगला आलोचना होती है कि निर्वाचन कठिन, निर्वाचन जटिल। इन लोगों का निर्वाचन बड़ा जटिल होता है, ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, और कैसे कैसे अलग अलग व्यवस्थाओं से निर्वाचन किया जाता है, एक समस्या। दूसरी समस्या आती है कि अयोग्य नेता, अयोग्य सेवानिवृत्त तथा दलीय लोगों को पद देना। एक आता है कि भाई निर्वाचन तो जटिल है ही है, जो अयोग्य लोग हैं पार्टी के, उनको भी ये पद दे दिया जाता है सेकंड हाउस के। चलिए भाई आप ये आराम कीजिए। जो सेवानिवृत्त लोग हैं तमाम विभागों से, उनको भी दे दिया जाता है। इसका बड़ा बुरा असर भी पड़ता है। बहुत सारे लोग लालच में, बहुत सारे अपने नौकरी टाइम में गलत काम करते हैं। हमारे यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप लगता है कि भाई ये जज साहब थे, इनको रिटायर होने के बाद पद के लालच में इन्होंने सत्ता के पक्ष में काम किया, ये चुनाव में थे, इन्होंने इस नाते काम सरकार के पक्ष में किया, देखिए रिटायर होने के बाद इनको पद दे दिया गया। तो सेकंड हाउस में अक्सर उनको पद दे दिया जाता है सरकार की इच्छा से। ये बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप यहाँ चलता रहता है। हमारे यहाँ ये आरोप तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी लगे हैं, मैं उस पर बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। दलीय लोगों को पद देना कि अपने दल के लोग हैं और पार्टी में सहयोग किए हैं, अच्छे नहीं भी हैं, तो चलिए दे दिया जाए। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप जो है चलते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि संघर्ष की आशंका और अनावश्यक संघर्ष की आशंका, संघर्ष का डर, कि संघर्ष का डर हमेशा बना रहता है। फर्स्ट हाउस कोई विधेयक पास करे, सेकंड हाउस ना करे, हमेशा एक आपस में संघर्ष बना रहता है, दोनों में विरोध बना रहता है। तो एक संघर्ष का डर हमेशा बना रहता है कि दोनों में संघर्ष होगा, और ये डर हमेशा बना रहता है। दूसरे में अनावश्यक, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है भैया, क्या काम है सेकंड हाउस का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देना ही चाहते हैं, तो जैसे भारत में फर्स्ट हाउस में जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों के रिजर्वेशन की व्यवस्था है, इस तरह से आप व्यवस्था कर दीजिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए फर्स्ट हाउस में। क्या जरूरत है अनावश्यक? ये अनावश्यक है। यहाँ तमाम रिटायर और तमाम पार्टी के जो उनके सेवा सरकार होते हैं, जो पार्टी के रिटायर लोग होते हैं, जो पार्टी के मुख्य धारा की राजनीति करने लायक नहीं होते हैं, जो पार्टी को तमाम, हमारे यहाँ बड़ा आरोप लगता है कि पूंजीपतियों को जो है ये पद दे दिया जाता है राज्यसभा का। राज्यसभा पूंजीपति जो है पैसे के बल पे पद खरीद लेते हैं, ये भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो ये पद अनावश्यक है। बहुत सारे बड़े पत्रकार, बड़े पूंजीपति सरकार खुश करने के लिए उन्हें राज्यसभा का पद दे देती है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप अक्सर हमारे यहाँ लगता रहता है। और वो कहते हैं कि संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि संघ राज्य के लिए कोई जरूरत नहीं है। संघ राज्य के लिए आप जो है ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वो हो तभी क्या किया जा सकता है। उनके प्रथम सदन में ही उनको स्थान दिया जा सकता है, उनका एक स्थान सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारा उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। और कहते हैं कि भाई सेकंड हाउस के लिए भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और अलग अलग दल हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं,
और बहुत अगर आप चाहते हो तो कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम पूरी दुनिया के परिवेश को देखें तो प्रथम सदन आजकल द्वितीय सदन में धीरे धीरे सहयोग बढ़ा है, मिलके काम कर रहे हैं। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका दुनिया में बहुत कम है और आज अधिक से अधिक लोकतांत्रिक देश द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका चाह रहे हैं। दोनों सदनों से अच्छे कानून बनते हैं, अच्छे जनमत निर्माण होता है, कोई कानून गलत आता है उसमें सुधार हो जाता है, कार्यपालिका को बल मिलता है, प्रथम सदन के उतावलेपन पे रोक लगती है। तो इस तरह से अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आज द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का महत्व बढ़ा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की लोकप्रियता बढ़ी है और हर दुनिया का देश जहां भी विधायिका व्यवस्थापिका खास करके लोकतंत्र की व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका चाह रहा है। इसी के साथ जय हिंद।